सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसका बेसिक पार्ट डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो डाटा है क्या? डाटा आर सिंपली वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं डाटा, और कुछ नहीं खास। एंड डाटा आइटम रेफर टू ए सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। मैं ये बताने से पहले बता दूं कि ये जो कंटेंट है मैंने शाम सीरीज की बुक में से लिया गया है। मैं बुक दिखा देता हूं आपको कौन सी है वो। इस बुक से कंटेंट लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ही इसके पहले चैप्टर में ही चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और कुछ तीसरे चैप्टर में हैं, कुछ आगे के चैप्टर में हैं। फिलहाल हम फिर से चलते हैं वीडियो के ऊपर अपनी। तो डाटा आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम्स। वो डाटा आइटम्स, ठीक है, जिनको आगे बांटा जा सकता है आगे सब आइटम्स में, वो ग्रुप आइटम कहलाती हैं। और यहाँ डाटा आइटम की फिर से डेफिनेशन पढ़ लें हम। ए डाटा आइटम रेफर टू ए सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज। सिंगल यूनिट, सपोज कीजिए जैसे नेम है, आधार नंबर है, पैन नंबर है एक व्यक्ति का, तो वो एक सिंगल डाटा आइटम है, ठीक है जी। और वो डाटा आइटम जो आगे सब आइटम में डिवाइड की जा सकती हैं, ग्रुप आइटम कहलाती हैं। दोज दैट आर नॉट आर कॉल्ड एलिमेंट्री आइटम्स। तो ये जो आगे डिवाइड नहीं हो पाएंगी उन्हें एलिमेंट्री आइटम बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय नेम में be divided into three sub items: first name, middle name and the last name। तो एक एम्प्लॉय का जैसे नाम 3 भागों में बांट लिया, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर लिया। बट द सोशल सिक्योरिटी नंबर नॉर्मली बी ट्रीटेड एज ए सिंगल आइटम। तो उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है वो यूएसए वगैरह में चलता है, हमारे यहाँ आधार नंबर चल सकता है। तो आधार नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहां पर सोशल सिक्योरिटी नंबर है उनका, एक सिटीजन को नंबर दे रखा है उन्होंने, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमने एक आधार नंबर अपने नागरिकों को दे रखा है। हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे, उसको एक सिंगल यूनिट रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह की आइटम्स जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जाएगा उन्हें बोल लेंगे एलिमेंट्री आइटम्स, ठीक है जी। अब हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, आप पढ़ लीजिए इस चीज को। इसको बड़े फॉर्मेट में भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी दिखा दूंगा आपको। तो आगे फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करने की जरूरत नहीं, फिर आगे चलते हैं। तो ये डेफिनेशन के तौर पर आप इन चीजों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। डाटा आइटम की डेफिनेशन, ठीक है। डाटा की डेफिनेशन, डाटा आइटम की डेफिनेशन, उसके बाद ग्रुप आइटम की, उसके बाद एलिमेंट्री आइटम की डेफिनेशन, इन सभी को देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है कि एन एंटिटी इज समटाइम्स हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज विच मे बी असाइन्ड वैल्यूज themselves by the either numeric or non-numeric। तो एंटिटी इज something that has certain attribute or properties। तो एक एंटिटी जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसको एंटिटी बोला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लें, स्टूडेंट का केस लें, तो स्टूडेंट की एंटिटी, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसकी एन एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज विच मे असाइन्ड वैल्यूज। दीज वैल्यूज themselves में आइदर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। तो ये इनकी वैल्यूज जो हो सकती हैं एट्रीब्यूट्स की, वो न्यूमेरिक हो सकती हैं और नॉन न्यूमेरिक हो सकती हैं। पहले तो मैं एंटिटी देख लूं, मतलब क्या एंटिटी का। एंटिटी वो मतलब कि जिसकी कुछ एट्रीब्यूट हो उसके पास, या प्रॉपर्टी हो, दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, मतलब कि जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगे या एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट मतलब कि उसकी विशेषताएं, कुछ भी कह लीजिए। तो एक एंटिटी, स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसकी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी एक ही बात है, दोनों में से किसी को भी कह लो।
तो उसके एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं? उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ठीक है। और इस तरीके से ही जो जो फील्ड्स आप चाहते हैं तो वो फील्ड उसके अंदर मेंशन आप कर सकते हो उसके एट्रीब्यूट्स के। इसी तरीके से एक एम्प्लॉई का नंबर हो सकता है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं उनका नंबर, उनका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई की डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉई के फादर का नाम, एम्प्लॉई का एड्रेस, ये सभी एक एम्प्लॉई के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल का नंबर, ठीक है, उनका टाइप, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इस तरीके से टाइप उनका, ठीक है, उनको बनाने वाली कंपनी का नाम, ठीक है जी, और उनका इंजन का नंबर, उनका चैसी नंबर, उनका मॉडल नंबर, ये सभी किसमें आ जाएंगे? उस व्हीकल के एट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज विच मे असाइन्ड वैल्यूज, दीज वैल्यू themselves मे बी आइदर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। अब उनकी वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है, नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में अल्फाबेट, जैसे नेम है, नेम नॉन न्यूमेरिक होगा, और उसका फोन नंबर या आधार नंबर है अगर बच्चे का, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू, कुछ की प्रॉपर्टीज वैल्यू की न्यूमेरिक हो जाएगी, कुछ की नॉन न्यूमेरिक होगी, और कुछ दोनों मिक्स होंगे। जैसे मोटरसाइकिल का नंबर है अगर हम कहें, ठीक है, और गाड़ी का नंबर है, उसमें अल्फाबेट्स भी यूज करेंगे और हम नंबर को भी यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग आर द पॉसिबल एट्रीब्यूट्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एन एंटिटी। तो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं और उनके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एंटिटी। सपोज के एट्रीब्यूट लिया नेम, किसी का नेम, उसकी वैल्यूज ये हो सकती है। एज एक एट्रीब्यूट है, उसकी ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसका जेंडर या सेक्स, उसकी जो वैल्यू है वो ये हो सकती है। और सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है उसकी वैल्यू ये हो सकती है। एंटिटीज विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एन एंटिटी सेट विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स। अब वो सभी जिनकी सिमिलर एट्रीब्यूट होंगी, जैसे सभी एम्प्लॉइज की, अगर एक एम्प्लॉय का हम उसका नंबर, उसका नाम, उसका फादर नेम, ये सभी रिकॉर्ड करते हैं, तो सभी एम्प्लॉइज का करेंगे ना, ठीक है। तो उन सभी एम्प्लॉइज की एट्रीब्यूट, सिमिलर एट्रीब्यूट्स को हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे टेबल में, टेबल की फॉर्मेट में कहीं स्टोर किया जाएगा, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं उसको, ठीक है। या मैनुअल पहले काम हो रहा था तो मैनुअली स्टोर करोगे, तो सभी एम्प्लॉइज का डिटेल स्टोर करी जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वो जो चीज है जिसकी सिमिलर एट्रीब्यूट होंगे, वो सभी एंटिटीज जिनकी सिमिलर एट्रीब्यूट होंगे उनको बोला जाएगा एंटिटी सेट। तो इसको भी डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, ये जो चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। ईच एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी सेट हैज ए रेंज ऑफ वैल्यूज। तो हर एक एट्रीब्यूट का, जैसे सपोज करो हमारे पास एज एट्रीब्यूट है, अब एज एट्रीब्यूट के अंदर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ रेंज होगी, क्योंकि उसके अंदर 1 से लेके 100 तक, मान लो वैसे तो 100 साल का एम्प्लॉय काम होता नहीं करता व्यक्ति, पर लेकिन चलो मान लिया 60 साल तक एज लगाओ कि 58 साल में रिटायर हो जाता है, पर किसी को एक्सटेंशन दे दी तो 60 साल, 2 साल की एक्सटेंशन ले रखी है तो 60 साल की एज तक वो काम कर रहा है। तो उसकी रेंज है कि भाई 18 से लेके, एक भी छोड़ो कि बच्चे भी क्या काम करते हैं, तो 18 से लेके 60 साल की एज के ही उसकी रेंज में है जो वैल्यू आ सकती है उसके अंदर। अब सेक्स है या जेंडर है, उसकी वैल्यू एफ या एम हो सकती है। इसी तरीके से नेम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ सकता है? अल्फाबेट्स ही आ सकते हैं सभी। तो एक कुछ रेंज होगी, ठीक है ना। ईच एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी सेट हैज ए रेंज ऑफ वैल्यूज। तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं जो उसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कुड बी असाइन्ड टू द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। और ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज है, वो रेंज ऑफ वैल्यू क्या बनेगी? सेट बनाएगी। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, एक सेट मतलब समुच्चय, एक समूह बनाएगी उन पॉसिबल वैल्यूज का जो उस एट्रीब्यूट को दी जा सकती है। तो यहां तक हमारी इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर।
ठीक है। ईच रिकॉर्ड इन ए फाइल कंटेन मैनी फील्ड्स, तो कहीं ये फील्ड्स ही हैं, ये सारे नेम, रोल नंबर, एज वगैरह जो भी है इन फील्ड ही बोला जाएगा। ईच रिकॉर्ड इन ए फाइल may contain many fields but the value in certain fields may uniquely determine the record in the file. But the value in a certain field may uniquely determine the record in the file. तो पहले तो कई फील्ड हैं, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सभी फील्ड्स हैं उसके अंदर। पर एक हमारे पास एक फील्ड है स्टूडेंट टेबल के अंदर, वो है रोल नंबर। रोल नंबर, अब नाम दो व्यक्ति का सेम हो सकता है, ठीक है, उनके पिता का नाम भी सेम हो सकता है, दो व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, पर जब हम क्लास में रोल नंबर देंगे तो दो व्यक्तियों के सेम रोल नंबर हम नहीं देते, उनका रोल नंबर अलग अलग मिलेगा। तो इसका मतलब रोल नंबर यूनिकली में कि एक व्यक्ति, जब हम एक रोल नंबर उठाएंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग एक व्यक्ति ही निकलेगा, 1 to 1 रिलेशनशिप बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हो सकता है। अब आधार नंबर है, यदि अब रोल नंबर है, आधार नंबर है, इस तरीके से आधार नंबर भी स्टूडेंट का अलग अलग होगा हर एक का, तो वो भी यूनिकली डिटरमिन कर सकता है क्या, एक स्टूडेंट को, समझ गए ना। तो इस तरीके से अगर हम कहीं भी नेम और फादर नेम दोनों को उठा लें कि भी दोनों क्या यूनिक होने चाहिए, तो हो सकता है दो फील्ड कंबाइन कर हम प्राइमरी की बना दें, ठीक है, या 3 फील्ड कंबाइन कर हम प्राइमरी की बना दें। तो जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड हो सकता है, 3-4 फील्ड मिलके भी प्राइमरी की का काम कर सकते हैं, जो यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ ले लिया कि भी नेम भी देखना है आपने और फादर नेम, तो हमें एक ही बच्चा मिलेगा वहां पर जब हम नेम बोल रहे हैं और फादर नेम बोल रहे हैं उसका। और अगर गलती से ये भी हो गया कि नेम भी सेम आ गया, फादर नेम भी सेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ तीसरी भी चीज ले ली हमने, डेट ऑफ बर्थ, तो ये तो तीन यूनिकली आइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है। पर लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कोई ना कोई प्राइमरी की देते हैं ताकि यूनिकली डिटरमिन किया जा सके किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है। तो प्राइमरी की डेफिनेशन भी यहां पर आप ये याद कर लीजिएगा। प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। तो ये टेबल बना हुआ है, जैसे सपोज कीजिए आपका, उसमें कोई ना कोई हम प्राइमरी की देंगे कहीं ना कहीं, इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं हम, हर एक का डाटा स्टोर कर लिया। अब यहां डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो यहां पर ऊपर वाले कॉलम्स में हम कोई ना कोई ऐसा कॉलम रखेंगे जो क्या कर सके कि भी उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो स्टोर कर रहे हैं हमने उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर एक रिकॉर्ड को। तो प्राइमरी की से कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, सेट ऑफ की उसमें 3-4 कॉलम भी हो सकते हैं जो प्राइमरी की का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। द प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब हमने जो पीछे पढ़ा उसको मैं डिटेल में आपको दिखा दूं। यहां पर डाटा आर द वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। तो डाटा इज ए वैल्यू है और सेट ऑफ काफी वैल्यूज का समूह भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। आगे हम पे डाटा की डेफिनेशंस और भी हैं, मैं आपको और भी दिखाऊंगा इसकी डेफिनेशंस आपको। तो सब यहां पर और लगाकर आप उस डेफिनेशन को भी लिख दीजिए, फिर एक और लगाइए नीचे, उस तीसरी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, क्योंकि डाटा को कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि है क्या डाटा, ठीक है जी। उसके बाद डाटा आइटम रेफर टू सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। द डाटा आइटम रेफर टू सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, जो हमने पीछे ही पढ़ी थी उसी की बात कर रहे हैं। डाटा आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम्स। वो डाटा आइटम जिनको सब आइटम में डिवाइड किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगी, ग्रुप आइटम्स, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। कि भी डाटा आइटम्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम्स। such as name can be divided into first name, middle name and the last name। तो नेम को हम जैसे डिवाइड कर सकते हैं 3 भाग में, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड द लास्ट नेम। तो देयरफॉर यहां आप लिख सकते हो, देयरफॉर वी कैन से दैट, ठीक है, नेम इज ए ग्रुप आइटम, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं एलिमेंट्री आइटम। डाटा आइटम दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स, यहां लिख सकते हो डाटा आइटम दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड
into sub items are called elementary item. Are called as elementary items. ठीक है, सच एज आधार नंबर कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स, तो वो तो आधार नंबर यूनिक अपने आप ही में रहेगा, उसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. उसके बाद एलिमेंट्री एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटी. एंटिटी दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी. तो याद एंटिटी जो हमने कहा था, एक एंटिटी क्या है जिसकी कुछ एट्रीब्यूट होंगे और कुछ प्रॉपर्टी होंगी, उसको क्या बोला जाएगा, एंटिटी बोला जाएगा. विच मे बी असाइन्ड वैल्यूज, और इन प्रॉपर्टीज को एंड दीज प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट में असाइन्ड वैल्यूज. ठीक है, यहां लिख लीजिए फुल स्टॉप डाल के, दीज एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज ठीक है, दीज एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज में असाइन्ड वैल्यूज. तो इन यहां फुल स्टॉप लगा दिया. ठीक है, असाइन्ड वैल्यूज सच एज स्टूडेंट एंटिटी कैन हैव प्रॉपर्टीज सच एज रोल नंबर, नेम, फादर नेम एक्सेट्रा. जैसे एम्प्लॉय की भी बताया मैंने आपको, एम्प्लॉय भी हो जाएगा. फिर उसके बाद व्हीकल हो जाएगा. ठीक है, व्हीकल का नंबर, व्हीकल का मॉडल, व्हीकल का कलर. ठीक है, उसको किस कंपनी ने बनाया, वो सभी डिटेल्स आ जाएगी उसके अंदर. एंटिटी सेट, एंटिटीज ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट्स फॉर्म है एंटिटी सेट. ठीक है जी, ये हाँ. तो यहां फील्ड और एट्रीब्यूट बात एक ही है. ठीक है, हम उसके एट्रीब्यूट्स को जो हम पहले पढ़ रहे थे उसको फील्ड बोला जा सकता है. फील्ड इज ए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. फील्ड इज ए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी. आगे रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड्स वैल्यूज ऑफ गिवन एंटिटी. जो रिकॉर्ड हम, अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड, पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया. इस तरीके से ये रिकॉर्ड है हमारे पास. एक स्कूल का रिकॉर्ड आ जाएगा पूरे इस तरीके से. स्टूडेंट बाय स्टूडेंट टेबल में डाटा डालते रहेंगे हम, तो हमारे पास पूरे स्कूल का क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा. फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन ए गिवन एंटिटी सेट. फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. सभी रिकॉर्ड का जो कलेक्शन बन जाएगा काफी सारी, वो पूरी एक फाइल बन जाएगी. तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटीज इन ए गिवन एंटिटी सेट. जैसे मैंने बताया था आपको, डाटा की डेफिनेशन और भी हो सकती है. जैसे मैंने आपको बताया था डाटा की डेफिनेशंस कई हो सकती हैं. तो एक और डेफिनेशन है जो डाटा की, वो है डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स सच एज एम्प्लॉय नंबर, टोटल आवर्स वर्कड in a week, an inventory part number or the number of units produced on the production line. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स. तो रॉ फैक्ट होते हैं उसके अंदर कुछ, जैसे उसने एक एम्प्लॉय की बात की कि एक एम्प्लॉय का नंबर, टोटल आवर्स वर्कड इन ए वीक, तो एक साल में उसने जितने घंटे काम किया. ठीक है, उस एम्प्लॉई ने. इन्वेंट्री पार्ट नंबर, और उसका कोई इन्वेंट्री का पार्ट नंबर है, वो उसकी एक एट्रीब्यूट हो सकता है. और नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस ऑन ए प्रोडक्शन लाइन, तो प्रोडक्शन लाइन पर जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए वो सभी उसके एट्रीब्यूट हो सकती है. तो कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स होते हैं ये, जो सत्य होगा उसका वो दिखाया जाएगा इसके अंदर. एज शोन इन टेबल 1.1, जो नीचे है टेबल, ये टेबल 1.1 इस बुक में लिखा गया था, जिस बुक से कि मैंने ये प्रिंट लिया है जिस बुक में से. ठीक है, तो एज शोन इन टेबल 1.1, तो टेबल 1.1 दिस इसकी बात कर रहे हैं. सेवरल टाइप्स ऑफ डाटा कैन रिप्रेजेंट दीज फैक्ट्स. सेवरल टाइप ऑफ डाटा कैन रिपीट दीज फैक्ट्स. तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो सेवरल टाइप्स ऑफ डाटा हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखिए नीचे. अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, उसके अंदर नंबर, लेटर्स एंड अदर कैरेक्टर्स आ जाएंगे. नंबर में 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक. लेटर्स में A to Z आ जाएगा. अदर कैरेक्टर्स,
अदर कैरेक्टर्स के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास, अदर कैरेक्टर्स में क्या आ जाएंगे हमारे पास, अदर कैरेक्टर्स में प्लस, माइनस, डॉलर साइन, हैश साइन, एट द रेट, ठीक है, ये सभी सिंपल ब्रैकेट्स, बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, ये सभी हमारे पास किस में आ जाएंगी, अदर कैरेक्टर्स में आ जाएंगी। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर हम उनको ले लेंगे। तो इमेज डाटा, ग्राफिकल इमेज एंड पिक्चर्स, अगर है सपोज करिए एम्प्लॉय की इमेज भी स्टोर करनी है मुझको, तो वो तो भी कहीं स्टोर करूंगा, उसकी फोटो क्यों कैसे कैसा उसका आई कार्ड पे जो छपेगी वो फोटो, तो उसको इमेज डाटा बोल देंगे। उसका वीडियो डाटा, कोई हम पास जो साउंड है, कोई गाना है स्टोर है, उसको भी हम डाटा के अंदर ही कंसीडर करेंगे। तो साउंड, नॉइस, नॉइसेस एंड टोन्स, तो ये सभी किस में आ जाएंगी, ऑडियो डाटा में आ जाएगा। वीडियो डाटा में मूविंग पिक्चर्स और इमेजेस, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वीडियो क्लिप जो हम बनाते हैं अपने मोबाइल फोन पर या किसी अलग तरीके से कैमरे के थ्रू, ठीक है, या और डिजिटल कैमरा के थ्रू, या डिजिटल पहले वो किसी और कैमरे बनी थी तो उसको इंपोर्ट किया गया डिजिटल कैमरा के अंदर, तो इस तरीके से जो भी वीडियो डाटा आएगा हमारे पास, तो उसको हमें क्या कह सकते हैं कि वो डाटा की फॉर्मेट में ही कंप्यूटर में सेव रहेगा। तो ये सभी 4 प्रकार का डाटा हमें कंप्यूटर में मिला करता है, ठीक है। उसके बाद वो बात कर रहा है इंफॉर्मेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड सो दैट इट हैज एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स। तो यहाँ इंफॉर्मेशन की भी बात करी है, इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोड्यूस सो दैट इट हैज एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर डाटा की डेफिनेशन एक और दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये डाटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और कंसेप्ट इन फॉर्मल वे सो दैट इट कुड बी प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स और मशीन टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि डाटा को उसके बाद पहले तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, फैक्ट की और कंसेप्ट्स की, इनफॉर्मल वे, उसका नाम एक फैक्ट है, उसको किसी फॉर्मल वे में आपको लिख दिया, ठीक है ना, विद हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स और विद हेल्प ऑफ एनी अदर थिंग्स। सपोज अल्फाबेट्स लिए हमने या अदर किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसके वर्णों को यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसको फॉर्मल वे में जब लिखा जाएगा, ठीक है, आजकल हिंदी के वर्ण भी आप कंप्यूटर में स्टोर तो कर सकते हो ना, समझ गए। तो इसका मतलब हमारे पास अल्फाबेट्स में लिखा जाए या किसी और वर्णों में लिखा जाए, ठीक है, उसकी बात की है मैंने यहाँ पर अदर थिंग्स के अंदर कि भाई डाटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट और कंसेप्ट इन फॉर्मल वे सो दैट इट कुड बी प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस किया जा सके और इंटरप्रेट किया जा सके भाई किसी आदमी के द्वारा या मशीन के द्वारा, टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि उस डाटा से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें, चाहे वो मशीन प्रोसेस करे, इसको कंप्यूटर प्रोसेस करे, चाहे ह्यूमन बीइंग प्रोसेस करे। वी यूज अल्फाबेट्स A to Z, ये स्मॉल और कैपिटल दोनों को यूज करा जाएगा, ये कैपिटल A से कैपिटल Z तक, स्मॉल A से स्मॉल Z तक, नंबर्स 0 1 2 3 4 5 9 तक। स्पेशल कैरेक्टर्स, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और ऑपरेटर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं इमेज डाटा एंड वीडियो डाटा इज आल्सो देयर, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था। एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो गया, ये जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा की बात कर रहा है सिर्फ यहाँ पर। फिर उसके बाद इमेज डाटा, वीडियो डाटा, ठीक है, और साउंड डाटा, इसकी भी बात हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ऑडियो क्लिप्स, पिक्चर्स, ठीक है, एंड वीडियो क्लिप्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा की डेफिनेशन एक आपको और मैंने बता दी, ये विकिपीडिया से लिया गया कंटेंट है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इंडिविजुअल फैक्ट स्टैटिस और टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन न्यूमेरिक, ये सिर्फ न्यूमेरिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो आजकल तो सिर्फ न्यूमेरिक पे तो बेस हुआ नहीं, नॉन न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। तो हमारा अल्फा न्यूमेरिक हो गया डाटा, अल्फा न्यूमेरिक।
अल्फा न्यूमेरिक के अंदर यहाँ अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फाबेट से, अल्फाबेट्स, ठीक है। इसके अंदर ए टू जेड और ए टू जेड ये स्मॉल आ रहा है। न्यूमेरिक के अंदर हमारा क्या आ रहा है, 0 to 9। तो हम अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के द्वारा ही डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इमेज डाटा के थ्रू, इमेज के थ्रू, साउंड के थ्रू भी, और वीडियो के थ्रू भी, वीडियो के हेल्प से भी। इसकी ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मोर टेक्निकल सेंस डाटा आर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स अबाउट वन और मोर पर्सन्स और ऑब्जेक्ट। आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा सेंस लगती है, ठीक है। अब इसमें ये एक इमेज भी जिसने दे रखी है, टाइप्स ऑफ डाटा। स्टैटिकल डाटा है हमारे पास, फाइनेंशियल डाटा है, डाटा कहाँ कैलकुलेट किया जाता है, मोनली कहाँ हो सकता है, स्टैटिक्स में, फाइनेंशियल में, साइंटिफिक रिसर्च में, कल्चरल में, जियोग्राफिक डाटा, ट्रांसपोर्ट डाटा, नेचुरल डाटा एंड मेट्रोलॉजिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा, कई तरीके से स्टैटिकल डाटा को यूज किया जा सकता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट भी स्टैटिकल डाटा को देख रही है, उसने ये देखना है कि टैक्स कहाँ से आ रहा है हमारे पास, टैक्स पेयर कौन कौन है और कितना टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। कि किस तरह बिजनेसमैन ने कितना टैक्स दिया, सर्विसमैन हैं जो इंप्लॉइज हैं जो सैलरी गेन देते हैं अपनी टैक्स के रूप में, तो वो उन्होंने टैक्स कितना दिया, ये सभी स्टैटिकल डाटा में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल डाटा, ठीक है, एक जगह पर कितना तापमान था, कि क्या उसका वह हवा किस डायरेक्शन में थी, ह्यूमिडिटी कितनी थी वहां पर, इन सभी को कैलकुलेट हम एक कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और उस डाटा को यूज किया जा सकता है किसके अंदर, कि भी ये प्रोडिक्शन करने में यहाँ रेन होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर क्या होगा, इन चीजों को प्रोडिक्शन करने के लिए मेटेरियल डाटा को यूज किया जा सकता है। नेचुरल डाटा, कि वहां की कुछ भी नेचर के बारे में जो हम स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने बताया व्हीकल का नंबर, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ठीक है, उस कंपनी का नाम, इंजन नंबर, चैसी नंबर, ये सभी यूज किया जा सकता है। जियोग्राफिकल डाटा, कल्चरल डाटा, साइंटिफिक में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है डाटा हमारे पास, फाइनेंशियल में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है डाटा को। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ये भी विकीपीडिया पे ही इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं वहां पर, या इस वीडियो से ही आप उतार सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब हमारी मेन जो बात आई डाटा स्ट्रक्चर की, हमने जिससे बात करना है वो है डाटा स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली वो हमारा जो हमने पढ़ा वो बेस बनाने के लिए डाटा स्ट्रक्चर का वो था, ठीक है। आपको उसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में भी है, तो उन पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, तो उनको भी गो थ्रू हो जाइएगा आप उनसे सभी से। तो आगे आपने डाटा स्ट्रक्चर पे, डाटा स्ट्रक्चर है क्या, तो यहाँ से डेफिनेशन आप शुरू कीजिएगा। द डाटा में बी ऑर्गेनाइज इन मैनी डिफरेंट वे, ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है अलग अलग तरीकों के हेल्प से। द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो मैथमेटिकल मॉडल होगा और जो लॉजिकल मॉडल, दोनों में लॉजिकल भी रहे वो और मैथमेटिकल भी रहे, ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन को यहाँ, द मैथमेटिकल, द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल टू ऑर्गेनाइज द डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। अब इस तरीके से याद रखिएगा, बड़ा आसान तरीका है इसको याद करने का। डाटा स्ट्रक्चर, द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल टू ऑर्गेनाइज द डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, द टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास एरे है, मेन हमारे पास ये एरे, लिंक लिस्ट और ट्री रहते हैं, ट्री और एंड ग्राफ। स्टैक्स और क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से या एरे की हेल्प से ही इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डाटा है वो सभी आप देखिएगा, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ्स,
तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल हैं। तो मैं फिर से डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को बता रहा हूँ। द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल टू ऑर्गेनाइज द डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, पहला एरे, फिर स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ। तो सबसे पहले एरे को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज ए लीनियर एरे। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर क्या है? एक लीनियर एरे है। बाय लीनियर एरे वी मीन ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर n of similar data items referenced respectively by a set of n consecutive numbers। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिए जी, एक सपोज करो यहाँ पर वी डोनेट, यहाँ पे इफ वी चूज द नेम a of array then elements of a can be denoted by subscript notations। तो क्या कि इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट, और इस तरीके से उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान देने वाली है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको नीचे दिखा दूंगा क्या है। तो इफ वी चूज द नेम ए ऑफ एरे देन एलिमेंट्स ऑफ ए आर डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो एक ये और ये मैंने नोटेशन कभी देखा नहीं। नॉर्मली हम जो नोटेशन यूज कर रहे हैं वो ये करते हैं या ये करते हैं। ठीक है, आप ये ब्रैकेट लगाओ तो ये पहला एलिमेंट बन जाएगा एरे का, ये दूसरा, ये तीसरा, सो अपॉन यहाँ ए एन तक। तो एरे की डेफिनेशन देख लेते हैं। एरे इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप। तो यहाँ तक जो बात जो समझ में आ रही है एरे के लिए कि एरे है सेट ऑफ एलिमेंट्स है, कि काफी सारे एलिमेंट का समूह है, ऑफ सिमिलर टाइप कि एक ही तरह के एलिमेंट होंगे वो। ये तो सेट है, ठीक है, ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स का, ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स का, ठीक है, विच आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो ये तीन लाइनें आपको याद करनी है। एरे इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप विच आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है कि मेमोरी सेल्स के नंबर होते हैं हमारे, जो कंप्यूटर में मेमोरी में यूज करते हैं, हर एक सेल का नंबर है। ठीक है, यदि हमने कोई एरे एलिमेंट, सपोज कीजिए एक एरे एलिमेंट है A1 से शुरू किया, अगर वो कई बार हम C++ में या C में A0 से शुरू करते हैं एलिमेंट्स। तो 0 ये पहला एलिमेंट होता है हमारा, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है। तो अगर ये मेमोरी सेल इसको दिया गया है, सपोज कीजिए 3114 और 2 बाइट का, अगर इन टाइप का है ये तो 2 बाइट लेगा, 3014 और 3015। तो 2 बाइट ले लिए उस सेल ने। तो अब ये जो सेकंड एलिमेंट है ये उसके साथ ही जो मेमोरी सेल होगा वहां शुरू हो जाएगा, यानी 3016 से शुरू हो जाएगा, और 2 बाइट लेने हैं तो 3016 3017 को लेगा। इसी तरीके से हमारा थर्ड है, इसके बाद जो सेल है उस पर ही साथ में अटैच हो जाएगा, यहाँ पे 3018 पे और 3019 पे यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है, अगर 4 बाइट का होता, फ्लोट टाइप का एरे होता, तो A0 अगर सपोज है हमारा पास, वो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, तो वो अगर 3000 हमारा 14 शुरू हो रहा है, ठीक है, 14 15 16 और 17 ये हमारी बाइट ले लेता है, 4 बाइट अकेला। और जो सेकंड है हमारा वो हमारा क्या लेता, 3018 से शुरू होकर 17 19 और 20। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ये स्टोर होता, तीसरा भी इसी तरीके से। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्रमागत, कंटिन्यूअस का मतलब जो हमारा हिंदी में होता है वो क्रमागत, क्रम के अनुसार वो अपना मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाते। तो एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। ये एरे की डेफिनेशन है। एरे इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप विच आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। If A is an array of n elements, then its elements are A1, A2, A3 and so on। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसमें। अब जो कंटेंट पढ़ाने वाला हूं मैं, ये इस वेबसाइट के ऊपर प्लेस्ड है, आप यहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो डिफरेंस टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। Data structure where data elements are
अरेंज सिक्वेंशली, अरेंज सिक्वेंशली सीक्वेंस में, ठीक है, और लीनियरली वेयर द एवरी एलिमेंट इज अटैच्ड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट, मतलब साथ जुड़ा एलिमेंट है जो उसका जस्ट प्रीवियस, इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे मतलब कि ये एक एलिमेंट है, ये अपने एडजेसेंट से जुड़ा हुआ है, अब ये है एलिमेंट, ये इससे जुड़ा हुआ है, 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 ठीक है। तो सीक्वेंस में अरेंज जब होंगे एलिमेंट्स तो हमारे उसे बोलेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स आर अरेंज सिक्वेंशियली और लीनियरली वेयर द एवरी एलिमेंट इज अटैच, वेयर एवरी एलिमेंट, अब ये दा काट दीजिए यहाँ पर, वेयर एवरी एलिमेंट इज अटैच टू इट्स प्रीवियस and the next adjacent element is called a linear data structure. A linear data structure, in a linear data structure, ठीक है, in a linear data structure, ये a लगा दीजिएगा, in a linear data structure single level is maintained, एक सिंगल लेवल मेंटेन करता है, सभी सिंगल लेवल पर हैं, ये एक ही लेवल पर हैं, ठीक है। अभी हम जब नॉन लीनियर पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा लीनियर नॉन लीनियर में लेवल मेंटेन कैसे नहीं रहता, ठीक है। फिलहाल आप देखिए हर एक लेवल पर है, एक ही लेवल पर हैं सभी एलिमेंट्स। तो इन्हें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज मेंटेन्ड, देयरफॉर वी कैन ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट्स इन ए सिंगल रन ओनली। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर इजी टू इंप्लीमेंट बिकॉज कंप्यूटर मेमोरी is arranged in linear way, because computer memory is arranged in linear way. Its examples are array, stack, queues and linked list. तो ये सभी जो हैं वो linear array के एग्जाम्पल हैं, stack, queue and linked list, ठीक है। आगे चलते हैं नॉन लीनियर के ऊपर। जैसे मैंने बताया आपको कि ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट से लिया है, ये उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कंटेंट वहीं से कंटिन्यू रहेगा। डाटा स्ट्रक्चर वेयर डाटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंशियली और लीनियरली आर कॉल्ड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो कैसे लीनियर नहीं रहेंगे, ठीक है, उसको हम देखते हैं। इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नो सिंगल लेवल इज मेंटेन्ड, नो सिंगल लेवल इज मेंटेन्ड, ठीक है। देयरफॉर वी कांट ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट्स इन ए सिंगल रन ओनली। तो मैं दिखा दूं पहले नॉन लीनियर का एग्जांपल है क्या, ठीक है। ये एक एग्जांपल है नॉन लीनियर का। तो यहाँ पर ये ऐसे अरेंज हैं, अगर आप ट्रैवर्स करोगे पहले ये फिर ये, अब आपको ये ट्रैवर्स करना है, इस पे जाना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा फिर, तो सिंगल रन में आप नहीं जा सकते। अब नीचे वाला केस है देखो लीनियर, आप यहाँ शुरू हुए कंटिन्यूस करते रहोगे यहाँ तक पहुंच जाओगे। अगर इस ट्री, ये ट्री है एक, ठीक है, इस ट्री वाले इसका एग्जांपल है नॉन लीनियर का ट्री है, तो ट्री के अंदर क्या रहेगा, आप पहले इसको प्रोसेस करोगे, फिर जब इसको प्रोसेस करोगे तो इस पे जाना है तो आपको बैक जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आपको इस पे जाना पड़ेगा तो यहाँ से उतर के फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर इस पे, फिर बैक हो रही है। इस तरीके से सिंगल लेवल मेंटेन नहीं होता। ये तो मान लो 0 लेवल पर है, ठीक है, ये 1 पर, ये 2 पे, इस तरह से अलग अलग लेवल मेंटेन रहते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। Therefore, we can't traverse all the elements in a single run only. Non-linear data structure are not easy to implement in comparison to linear data structure. ठीक है जी, it utilize computer memory efficiently in comparison to linear data structure. Examples are trees and graph. जो इसके examples हैं वो tree है and graph है, ठीक है। यहाँ तक आप इस चीज को कर सकते हैं, यहाँ तक आप बड़े आसानी से इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंसेस हैं जो उसके रहेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के, ठीक है। अब उसके ट्रीज एंड ग्राफ हो गए। आगे चलते हैं। इसके अंदर आने वाली वीडियो में हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे और पुश और पॉप ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टैक पे बेस्ड रहेगी। अब प्रॉपर डेफिनेशन स्टैक की आने वाली है, इसको ध्यान से देखिएगा। A stack is a list of elements in which elements may be inserted or deleted only at one end, called top of stack, ठीक है जी। तो स्टैक
एक लिस्ट है एलिमेंट्स की जिसमें एलिमेंट इंसर्ट भी होगा और डिलीट होगा एक ही एंड से, ठीक है, उसे बोलेंगे स्टैक, और वो एंड जो है वो टॉप ऑफ स्टैक कहलाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कांच की नली है, नीचे से बंद, ट्यूब कह सकते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास गेंदे हैं, यहाँ पर बॉल्स हैं ए बी एच जी आई, ये बॉल्स हैं हमारे पास। अगर मैंने ये इन बॉल्स को इसके अंदर डालना है तो सपोज करो पहले एच को डाल दिया मैंने, तो यहां से वो हट जाएगी, वहां चलेगी। अब उसके बाद मैंने बी को डाल दिया, तो ये बी डल गई हमारे पास। उसके बाद ए को डाल दिया, ठीक है। अब इसमें से निकालने का प्रोसेस देखिए, पहले ए निकलेगी, ठीक है, पहले ए निकलेगी, उसके बाद बी निकलेगी। तो जो स्टैक है हमारा वो इसी तरीके से है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इज ए लीफो सिस्टम, स्टैक इज ए लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम, फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम। तो ये डेफिनेशन में लिखिएगा बेशक आप, ठीक है। जो स्टैक इज ए लीफो सिस्टम, स्टैक यहां से लेके यहां तक हमारा जो बन रहा है, स्टैक इज ए लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम। तो क्या है स्टैक इज ए और जो सबसे पहले डला था वो सबसे आखिर में निकलेगा, इसमें ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने ए निकाल लिया, उसके बाद कुछ और डालना चाहते हैं वो भी ऊपर डालेगा। अगर वो आ गया, सपोज करो ए निकाल लिया आपने, ए हट गया, अब यहाँ पर आप हमारे पास जी आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ए यहाँ साइड में आ गया और जी ऊपर, अब निकलेगा जी, ठीक है। उसके बाद बी निकल सकता है, उसके बाद एच निकल सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको पढ़िए जरा। स्टैक इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट ओनली एट वन एंड कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक। तो एक ही एंड से इंसर्ट भी सकते हैं, अगर अंदर इंसर्ट में डालना, इंसर्ट हो रहा है कि इसमें अगर शामिल करना है स्टैक के अंदर, तो मैं ऊपर से स्टैक में करूंगा, और हटाना है तो भी ऊपर से हटेगा। तो एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन हो रही है, इसलिए स्टैक है, ठीक है। This means in particular elements are removed from stack in the reverse order of which they are inserted into the stack. तो रिवर्स ऑर्डर में निकलेंगे जिस ऑर्डर में डले थे वो। सबसे पहले H डला था तो सबसे आखिर में निकल रहा है वो, ठीक है ना। डलने में सबसे पहले था, निकलने में सबसे आखिर रहेगा, तो रिवर्स ऑर्डर हो गया ऑर्डर। तो द एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक इन द रिवर्स ऑर्डर in which they were inserted into the stack. Special terminology used for two basic operations associated with stack. तो दो बेसिक ऑपरेशन है, एक पुश है इसके अंदर और एक पॉप है। तो पुश इन टर्म्स पुश इज अ टर्म यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक। पुश को हम तब बोलेंगे जब एक एलिमेंट इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, तो उसे बोलेंगे पुश, PUSH, ठीक है। और जब एक एलिमेंट डिलीट करना है तो उसे बोलेंगे पॉप, POP, पॉप, ठीक है। पॉप इज अ टर्म यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। अब हम आगे चल रहे हैं इसके अंदर, यहां तो डेफिनेशन आपको स्टैक की याद करनी है, 2 पॉइंट्स तक। आगे चल रहे हैं, आगे है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक्स में बी रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर इन वेरियस वेज, ठीक है, यूजुअली बाय मींस ऑफ वन वे लिस्ट और लीनियर एरे। तो लिंक लिस्ट के हिसाब से मदद से और एरे की मदद से मैं स्टैक को कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड और इम्प्लाइड आवर ईच ऑफ आवर स्टैक इज मेंटेन्ड बाय लीनियर एरे। जो इस बुक की वो कह रहा है कि हमने जो बुक में प्रोग्राम बनाए हैं या एल्गोरिथम करी हैं, उनके अंदर हमने लीनियर एरे को ही यूज किया है स्टैक बनाने के लिए, ठीक है। तो लीनियर एरे स्टैक उस एरे का नाम है जिसकी हेल्प से स्टैक को मेंटेन किया जा रहा है। ए टॉप पॉइंटर वेरिएबल, जो टॉप पॉइंटर वेरिएबल टॉप है, ठीक है, विच कंटेन द लोकेशन ऑफ टॉप एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक एंड द वेरिएबल मैक्स
मैक्स एसटीके, तो मैक्स एसटीके गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी हेल्ड बाय द स्टैक। तो मैक्सिमम एलिमेंट जो स्टैक में आ सकते हैं, ठीक है, वो मैक्स एसटीके बता रहा है, ठीक है। द कंडीशन टॉप इज इक्वल टू 0 और टॉप इज इक्वल टू नल विल इंडिकेट स्टैक इज एम्प्टी। जब टॉप हमारा 0 होगा या नल होगा तो हमें ये पता होगा कि स्टैक एम्प्टी है। तो जब टॉप एमएसटी के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब स्टैक हमारा फुल है, ठीक है जी। तो पिक्चर फिगर 6.5 पिक्चर गिव अस एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। अब मैं उसको दिखा देता हूं आपको। फॉर नोटेशन कन्वीनियंस द एरे इज ड्रॉन हॉरिजॉन्टली रादर देन वर्टिकली, उसको हॉरिजॉन्टली ड्राइन किया गया है। टॉप ये एक हमारे पास एरे है, ठीक है, ये हमारे पास एरे है स्टैक, ठीक है। इस स्टैक के अंदर ये टॉप हमारा 3 है फिलहाल, एमएसटी के हमारा 8 है, ठीक है जी। एमएसटी के हमारा क्या है, 8 है। तो अब आगे चल रहे हैं फिर से। सिंस टॉप इज इक्वल टू 3 द स्टैक हैज 3 एलिमेंट ट्रिपल एक्स, ट्रिपल वाई, ट्रिपल जेड, एंड सिंस एमएसटी के 8 there is 5 room, there is room for 5 more items in the stack, ठीक है। आगे इस पे चलते हैं फिर से हम कि क्योंकि 5 मोर एलिमेंट्स आ सकते हैं आपको जैसे दिख रहा है यहाँ। पहला एक्स एस एक्स, फिर वाई वाई वाई, फिर जेड 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 है। टॉप इज इक्वल टू 3, तो टॉप हमारा 3 के बराबर है, ठीक है। जब टॉप 1 होगा तो सिर्फ एक एलिमेंट होगा, और अगर टॉप 0 हो जाएगा तो स्टैक हमारी एम्प्टी हो जाएगी। और टॉप हमारा फिर 4 होगा तो चौथा एलिमेंट 5 है। जब टॉप हमारा एम एक्स एस टी के बराबर हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, तो हमारी स्टैक क्या होगी, फुल होगी। उसमें और आइटम या नंबर में इंसर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ एडिंग एन आइटम इनटू द स्टैक, द ऑपरेशन ऑफ एडिंग एन आइटम इनटू onto the stack and the operation of removing an item from the stack may be implemented respectively in the following procedures called push and pop। तो जो ये पुश है ये क्या करेगा, आइटम इंसर्ट करेगा स्टैक के अंदर, और ये पॉप है ये एलिमेंट आइटम रिमूव करेगा स्टैक में से। तो पुश में इंसर्शन के लिए बात करेंगे हम, और पॉप में डिलीशन की बात की जाएगी, ठीक है जी। इन एग्जीक्यूटिंग द procedure push, one must first test whether there is room in the stack for the new item. If not, then we have condition known as overflow, ठीक है जी। अगर हमारे पास पुश करना चाहते हैं और स्टैक में जगह नहीं तो हम बोलेंगे कंडीशन ओवरफ्लो हो गई, ठीक है जी। अगर हम पुश करना चाहते हैं कि स्टैक यहाँ तक भर चुकी है, या फिर इंसर्ट करना चाह रहे हो, इंसर्ट तो होगी नहीं इसके अंदर क्योंकि ये भरते भरते यहाँ तक पहुंच गई है, और हमारा जो टॉप इज इक्वल टू मैक्स एसटीकी के बराबर पहुंच गया, तो हम नया एलिमेंट जब इंसर्ट करना चाहेंगे तो डलेगा नहीं, तो हम कंडीशन बोलेंगे ये ओवरफ्लो कंडीशन हो चुकी है, ठीक है जी। ओवरफ्लो, इन एग्जीक्यूटिंग द procedure push, one must first test whether there is room in the stack for the new item। ये हर एक मतलब चेक किया जाए कि रूम है अवेलेबल स्टैक के अंदर न्यू आइटम के लिए, नहीं। इफ नॉट, अगर रूम नहीं है उसके अंदर, देन वी मस्ट हैव द कंडीशन नोन एज ओवरफ्लो। अगर उसमें रूम है नहीं नई आइटम के लिए तो हम क्या कंडीशन बोलेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन होगी। एनाग्रोसली इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसीजर पॉप, वन मस्ट first test whether an atom is in stack to be deleted, if not then we condition known as underflow। मतलब कि इस तरीके से ही हम क्या देखें कि भी स्टैक खाली तो नहीं होगी। अब ये भी डिलीट कर दिया आपने, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, स्टैक खाली हो रही है, और आप कह रहे कि एक एटम और डिलीट कर दो, तो एक एटम और डिलीट करने के एटम तो है नहीं इसके अंदर, तो उसे बोलेंगे अंडरफ्लो। जब खाली करते करते स्टैक पूरी खाली हो जाए और उस पर कोई आइटम डिलीट करने के लिए ना हो तो हम बोलेंगे ये अंडरफ्लो है। तो पुश कैसे करेंगे, दिस प्रोसीजर पुशेस एन आइटम इनटू स्टैक, स्टैक ऑलरेडी फिल्ड। पहले तो मैं चेक करूंगा कि भी ओवरफ्लो है तो नहीं। तो इफ टॉप इज इक्वल टू एमएक्स एसटीके, इफ टॉप इसके बराबर हो जाए देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट, बाहर बाहर आ जाओ, ये रिटर्न आ जाओ, बाहर आ गए, ठीक है, वापस चले जाएंगे। अगर एग्जिट कर लो या रिटर्न कर लो, ठीक है। और अगर नहीं है ऐसा
ठीक है, इसका मतलब टॉप एम स्टिक के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब रूम है उसके अंदर। तो रूम है तो क्या टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो इंक्रीज करेंगे टॉप को बाय 1 से। अगर जैसे टॉप है, अगर हम इसमें ए इंसर्ट करना चाहते हैं, अब इसमें ए इंसर्ट करना है अगर मुझे, तो मैं टॉप का क्या करूंगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप का 4 बना दूंगा, ठीक है ना, टॉप को 4 बना दूंगा, ठीक है। और तो स्टैक की एरे है, तो स्टैक 4 STACK, स्टैक 4 को क्या कर दूंगा, ए 4 के बराबर बना दूंगा, स्टैक 4 इज इक्वल टू ए, तो इसमें स्टैक 4 में क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। तो इस तरीके से स्टैक टॉप, क्योंकि हमें तो जरूर पता नहीं ना कि स्टैक 4 पे इंसर्ट करो या 3 पे इंसर्ट हो रही है, कहीं भी इंसर्ट हो सकती है। तो स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम बन जाएगा, इंसर्ट आइटम इन द न्यू टॉप पोजीशन, तो इंसर्ट हो जाएगी इस थर्ड स्टेप से आइटम स्टैक के टॉप पर, और मैं वापस से चला जाऊंगा, रिटर्न हो जाऊंगा। आगे पॉप ऑपरेशन, दिस प्रोसीजर डिलीट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम, ठीक है जी। स्टैक हैज एन आइटम टू बी रिमूव्ड, पहले तो ये चेक करो कि इसके अंदर है भी है कोई आइटम रिमूव करने के लिए, वो कैसे चेक होगा, अगर टॉप इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिलीट करते करते टॉप 0 हो गया हमारा, तो इसका मतलब क्या है, देन प्रिंट अंडरफ्लो, इसके अंदर कुछ है नहीं डिलीट करने के लिए, और प्रिंट अंडरफ्लो के बाद एग्जिट हो जाएंगे हम कि कुछ है नहीं डिलीट करने। अगर हमारे पास टॉप 0 के बराबर नहीं है, तब हम सेकंड प्रोसेस पे सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे और ये चेक करेंगे क्या, हम ये करेंगे आइटम इज इक्वल टू स्टैक टॉप, आइटम के अंदर क्या डाल देंगे, स्टैक का टॉप डाल देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास थर्ड एलिमेंट पर है हम, तो आइटम इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 करेंगे तो टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, वाई को, जब टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी तो किसको पॉइंट करेगा, वाई को, ठीक है जी। और हम वहां से बाहर आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे। तो इस प्रोसीजर से क्या हो जाएगा, एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, किससे, स्टैक से। तो आपको ये 4 स्टेप याद करने हैं पॉप के लिए, और ये 4 स्टेप याद करने हैं पुश के लिए, ठीक है। बाकी इसमें आप कुछ और याद मत कीजिएगा। और एक अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है और ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है। ओवरफ्लो कब आता है, जब स्टैक फुल हो गई है और हम उसमें और आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो स्टैक फुल हो गया और आइटम इसमें इंसर्ट नहीं होगा, यानी कि पानी जैसे एक गिलास में भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ गिलास, अब उसमें पानी और डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अंडरफ्लो में कि पानी है नहीं, आप चाहते हो कि निकल जाए, पानी कैसे निकल जाए भाई नहीं उसके अंदर, ठीक है, तो अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्यू पर। A queue is a linear list of elements in which deletion can take place only at one end, called the front, and the insertion can take place only at other end, called rear. अब इसको ध्यान से समझिए, ये सपोज कीजिए यहाँ टिकट विंडो है, ये टिकट विंडो है और ये पर्सन खड़े हैं यहाँ पर, ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है। अब ये क्यू, ये पंक्ति बना रहे हैं, क्यू का हिंदी का मतलब पंक्ति होता है। अब एक नया बंदा जब आएगा तो पीछे जुड़ेगा, तो ये इसका रियर है और ये फ्रंट है, ये डबल आर डल गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि ये रियर है और ये जो क्यू का हिस्सा है ये फ्रंट है और ये रियर है। तो नया एलिमेंट जो डलेगा, जो एक पर्सन आएगा तो उसके रियर पे जुड़ेगा, और अगर टिकट यहां से मिलनी शुरू हो गई तो यहां से रिमूव होते रहेंगे, तो फ्रंट से रिमूव होंगे, रियर से इंसर्ट होंगे क्यू के अंदर, ठीक है। इसको द्वारा पढ़ते हैं, ए क्यू इज ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस एट only at one end, called the front, and the insertion can take place only at the other end, called rear. The terms front and rear are used in describing a list only when it is implemented in as a queue, ठीक है जी। अब queue is also called FIFO, that is first in first out। इसके अंदर देखो ये सबसे पहले आया था, अगर एक क्यू बनानी है, अभी कोई बंदा नहीं लगा हुआ, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले निकलेगा, फिर दूसरा उसके बाद आएगा वो दूसरा निकलेगा, सेकंड टाइम में वो निकलेगा, थर्ड टाइम में वो थर्ड टाइम पर आया था वो निकलेगा। स्टैक में उल्टा हो रहा था, स्टैक में हमारे इस तरीके से थी, जो एक बार डल गया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा डला, ठीक है, फिर तीसरा डला, तो निकलेगा कौन सा, सबसे पहले तीसरा,
ठीक है, तो वो तो लिफो सिस्टम था और ये है फीफो सिस्टम, तो इसको बोलेंगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्यू इज ए फीफो सिस्टम, क्यू इज आल्सो कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट, which since the first element in the queue will be the first element out of the queue, तो पहले जो आएगा पहले ही निकलेगा वो। in other words the order in which elements are entered a queue is the order in which they leave the queue। ठीक है जी, this contrast with stack, और ये अलग है स्टैक से, which are लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। ठीक है, तो ये आप दो पैराग्राफ इसके क्यू के याद कर लीजिए। आगे चलते हैं इसके अंदर। यहां पर एक क्यू दिखाई गई है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं ए बी और सी पे। तो फ्रंट जब क्यू एम्प्टी थी तो 0 था फ्रंट और रियर भी 0। अब ए बी सी को इंसर्ट करना है तो फ्रंट हमारा 1 बन गया और रियर हमारा 3 बन गया। फिर ए डिलीट किया तो फ्रंट हमारा 2 बन गया, रियर हमारा 3 बन गया। फिर ए और ई को इंसर्ट किया तो फ्रंट हमारा 2 बन गया, रियर हमारा 5 बन गया, यहाँ लिखा हुआ है। फिर बी और सी को डिलीट किया, बी और सी को डिलीट किया तो फ्रंट हमारा 4 और रियर हमारा 5 बन गया। फिर एफ इंसर्ट किया, एफ इंसर्ट किया तो फ्रंट हमारा 4 रहा, रियर में इंसर्ट हो तो जहां जगह नहीं तो इसको यहाँ पर, तो रियर हमारा 1 बन गया। फिर डी को डिलीट करा तो फ्रंट हमारा 5 और रियर हमारा 1। फिर जी और एच को इंसर्ट किया तो फ्रंट हमारा 5 और रियर हमारा 3। इस तरीके से एक क्यू को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये है पूरा प्रोसेस इसका, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसके हिसाब से हमने स्टेप्स, एल्गोरिथम ज्यादा स्टेप्स, ठीक है, इन विच वी हैव टू परफॉर्म द एक्शंस टू अचीव समथिंग। आगे चल रहे हैं इसके अंदर। ये इंसर्ट के लिए है, दिस प्रोसेस इंसर्ट एन आइटम into the queue, insert an element item, तो into the queue already filled। पहले चेक करूंगा, अगर ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है वो तो मैं ओवरफ्लो की कंडीशन भेज दूंगा कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं पहले से फिल्ड हो। तो अगर फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू n और फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 देन राइट ओवरफ्लो एंड रिटर्न। तो यहां से तो हम रिटर्न हो जाएंगे और के ओवरफ्लो की कंडीशन देके। अब फाइंड न्यू वैल्यू टू द रियर, अगर है तो रियर में इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट में तो इंसर्ट नहीं होता, रियर में फ्रंट से डिलीट होता है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल देन क्यू इज इनिशियली एम्प्टी, सेट फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू 1। अगर फ्रंट में नल है इसका मतलब क्यू एम्प्टी है कि पहला एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो मैं सेट करूंगा फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू 1। एल्स इफ रियर इज इक्वल टू n देन सेट रियर इज इक्वल टू 1 एल्स रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो ये हमारा रियर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेट रियर इज इक्वल टू आइटम, और रियर में जो आइटम डाल दूंगा तो एक आइटम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद क्यू डेल, दिस प्रोसेस डिलीट एन आइटम फ्रॉम द क्यू एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल तो मैं लिखूंगा राइट और अंडरफ्लो एंड रिटर्न, मतलब उसमें है ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया था आपको फ्रंट जब नल होगा तो एम्प्टी है क्यू। इसका मतलब यहाँ भी फ्रंट हम चेक कर लिया हमने, फ्रंट नल है तो इसका मतलब एम्प्टी है, क्यू हमारी एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं इसको अंडरफ्लो लिख दूंगा और रिटर्न हो जाऊंगा। और सेकंड प्रोसेस में क्या आएगा, इफ आइटम इज इक्वल टू क्यू फ्रंट, अगर आइटम हमारे पास है, ठीक है, तो अब हमारे इस स्टेप से डिलीट होने शुरू हुए आइटम, तो आइटम में डाल दी जो फ्रंट का थी क्यू फ्रंट पे वैल्यू, वो हमने आइटम में डाल दी। ठीक है, अब फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ द फ्रंट। अब हम क्या करेंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर देन सेट फ्रंट इज इक्वल टू नल, क्योंकि अगर फ्रंट रियर के बराबर है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट था उसके अंदर, ठीक है, यू हैज ओनली वन एलिमेंट टू द स्टार्ट, तो हम उसके एक एलिमेंट था तो हम उसके क्या करेंगे, अब फ्रंट को नल बना देंगे। ये बताएगा कि भी अब क्यू एम्प्टी हो चुकी है, और रियर को भी नल बना दूंगा मैं। अगर इफ फ्रंट इज इक्वल टू n, यदि इंसर्ट करते करते आखिर में पहुंच गए थे, देन सेट फ्रंट इज इक्वल टू 1, तो हम फ्रंट को 1 बना देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद एल्स फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, और अगर ऐसा कुछ नॉर्मल केस है तो सिर्फ फ्रंट को हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और रिटर्न हो जाएंगे।
तो ये स्टेप्स हैं 4 हमारे जो डिलीट करेंगे एक एलिमेंट को क्यू में से। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा स्टैक और क्यू का चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स लॉट।